एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत यूजीसी नेट सॉल्व पेपर वर्ष 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो यह बिल्कुल सही है। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था, तो यह भी सही है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पे जोर दिया था, तो यह भी सही। तो विकल्प नंबर सी हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो साथियों, उपरोक्त जो कथन है वो डनिंग का है। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासविद एवं राजनीति सिद्धांतकार डनिंग 1857 से 1922 ने कहा था कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण बने। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडिवल 1902 से 1920 उनकी प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो साथियों, उपरोक्त जो कथन है ये अरस्तु का है। लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार हो जाने पे अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी नहीं चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति की स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियमों पर विराम नहीं लगाती। तो साथियों, इसका जो विकल्प नंबर बी है वो गलत है। विकल्प नंबर बी में क्या था कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों की श्रेणी में लाक एक प्रमुख विचारक है। उसके अनुसार संविदा के प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। ध्यातव्य है कि लाक दो समझौतों की बात करता है, एक लोगों का आपस में और दूसरा लोगों का संप्रभु से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। व्यक्ति के लिए आत्म प्रेम जो इसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है, सही है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, यह भी सही है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है, यह भी सही। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, यह सही नहीं है। कथन और कारण दिया है, तो इसमें देखते हैं। जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। कारण क्या है? इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो साथ ही इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो उत्तर नंबर ए। इसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। जैन धर्म का संबंध किससे है? अहिंसा पर बल देता है। वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वसनीयता है। रस्किन और टॉलस्टॉय औद्योगिक सभ्यता व निश्चेट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता।
निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो जो साप्ताहिक पत्रिका थी कर्मयोगी और धर्म, ये जो है अरविंदो की है। और जो अरविंदो की जो प्रमुख रचना द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री। नीचे दो मतलब कथन और कारण दिए हैं और कूट की सहायता से इनका उत्तर चुनना है। एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है, तो कथन बिल्कुल सही है। और कारण कहते हैं इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तथ्य था, तो यह भी सही। तो कथन और कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे थे? तो उपर्युक्त जो कथन है राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं साथियों। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है, यह सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितता से जुड़ा है, यह भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा है, यह भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रता नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। इस आयशा बर्लिन का निम्न में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी अंत नहीं हो सकता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित किया, यह भी सही है। आदमी की जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा, यह भी सही है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत यानी कि दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए सहकारी उद्यम, कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? जॉन रॉल्स ने की है। निम्नलिखित में से किसने द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? तो साथियों जो द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स नामक जो रचना है वो रॉबर्ट नाजिक की है। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? तो देखिए साथियों इसमें आपके माइकल एल एस डेयर मैकिन्टियर हैं, माइकल सैंडेल भी हैं, माइकल वाल्जर भी, लेकिन फ्रेडरिक हेयर नहीं। फ्रेडरिक हेयर आपके जो है उदारवादी चिंतक हैं, समुदायवादी नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? तो आइए देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, सही है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, यह भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, यानी सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, यह भी सही है। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है, यह भी सही है। तो विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखिए कुछ पुस्तकें हैं और लेखक हैं। ब्रायन बैरी द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुसन मोलर ओकिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, अमर्त्य सेन आइडिया ऑफ जस्टिस, टॉम कैम्पबेल जस्टिस। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को इसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए।
तो विकल्प नंबर इसका 1, 2 और 4 सही है और सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो देखिए साथियों, लेनिन का क्या योगदान है मार्क्सवादी सिद्धांत में? सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है, सही है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, यह गलत है क्योंकि उन्होंने अंतिम चरण माना था। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के निर्माण के लिए उनका विचार, यह भी सही। क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत, यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है। राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, यह भी है। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, यह भी है। वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, यह सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? तो राय सी मैक्रेडिस और वर्ड ने जो है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के लेखक हैं, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के लेखक जीन ब्लोंडेल हैं और ये वर्ष 2014 में ये पुस्तक आई थी। और इनकी एक अन्य कृति है एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जो है ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। नीचे कथन और कारण दिए हैं, तो आइए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। तो कथन बिल्कुल सही है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थित परक निदर्श के रूप में की जाती, यह भी सही है। कथन और कारण दोनों सही, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ग्रेबियर आलमंड द्वारा निर्धारित हित समूहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखिए, तो ये जो प्रश्न है वो आयोग द्वारा डिलीटेड है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। तो मिलाना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, सही है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन या अभिसमय संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना। मेफ्लावर समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में दस्ता उत्पादन से संबंधित, यह बिल्कुल गलत है। 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। तो आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त हो गई, तो कारण भी सही है। और कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है, तो विकल्प बी सही है। आइए देखें यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड चेंज, ये पीटर एच मर्कल की है, सही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये एसपी हंटिंगटन की है, यह भी सही है। सॉरी, यह सही नहीं है। द मैन ऑन द हॉर्सबैक सैमुअल फाइनर की, सही है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आरसी मैक्रेडिस, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया आरसी मैक्रेडिस, ये भी सही। तो विकल्प बी जो है आपका सही नहीं है। किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? तो आइए देखते हैं।
पहला, संविधान में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता, तो यह भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, यह भी सही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, यह भी सही है। तो चारों विकल्प सही हैं आपके। सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। तो इसमें जो है, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं करती हैं। चारों विकल्प सही हैं। अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वो आपका 5वें और 14वें उसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि फ्रांस से संबंधित है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, ये जो है स्विट्जरलैंड से नहीं बल्कि यूएसए से संबंधित है। तो विकल्प बी आपका गलत है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, ये यूएसए की विशेषता। विधि का शासन इंग्लैंड की विशेषता है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? तो ये मैक्स वेबर ने किया है। कथन और कारण है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी की सरकार का द्योतक है। तो यह बिल्कुल जो कथन है, कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? आम धारणा की सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है। तो कारण भी सही, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो विकल्प बी सही है आपका। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण लोहे का पिंजरा है, यह गलत है। यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, यह भी सही है। और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, यह भी सही है। नीचे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। रॉबर्ट ए डहल, पॉलिआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, एस.एम. लिप्सेट, पॉलिटिकल मैन, मीट कॉल, लिंगलिटी एंड लेजिटमेसा, रोज चार्ल्सटन, पॉलिटिकल रियलिटीज, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे कथन और कारण है, तो देखना है कि कथन और कारण को कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, सही है। राष्ट्रपति शासन में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो साथियों, इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस्लामिक क्रांति ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन है। रूसी क्रांति, इसका नेतृत्व बोल्शिक पार्टी द्वारा किया गया था। गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना। अति नैतिक क्रांति, चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? तो पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्यतंत्र का उदय, इन सभी को माना जाता है। और ये किसने माना है? एंथनी गिडिंग्स ने, जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ऐसा माना है। मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आइए देखते हैं।
समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, तो पहला कथन सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई, यह भी सही है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था और में तटस्थ और निष्पक्ष रहते हैं, यह गलत है। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं, यह भी सही। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, तो डायसी विधि के शासन से संबंधित हैं। हंटिंगटन राजनीतिक क्षय पॉलिटिकल डिके से। आलमंड अप्रत्याशित हित समूह। मार्बरी बनाम मेडिसन इन न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है, तो आइए देखते हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, यह नहीं है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि इसे बढ़ाया गया, यह भी सही है। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया, तो यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया है? मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। मॉरिस जोन्स की प्रसिद्ध कृति इंडिया द एंड ऑफ बिगनिंग 1965। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो गलत है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिवाहक है, सही है। सभी संवैधानिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार हैं, तो ये कथन सही नहीं है। सॉरी, कथन नंबर जो है पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं है। तो विकल्प 1 और 3 सही है। मृदुराज, देखिए जो सूची एक जो मृदुराज ये सॉफ्ट स्टेट गुनार मंडल से संबंधित, अभाव की राजनीति अतुल कोहली से मायरन वीरेन से संबंधित, शासनशीलता का संकट अतुल कोहली से संबंधित, विवादास्पद लोकतंत्र जो है सुब्रत के मित्र से संबंधित है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। विधेयक संसद किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह सही है। विधेयक विशेष बहुमत उपस्थित मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यों के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, यह भी सही है। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, यह गलत है, क्योंकि संयुक्त बैठक हमेशा जो है साधारण विधेयक के संबंध में बुलाए जाते हैं और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्राविधान नहीं है। राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है, यह भी सही है। सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो आइए देखते हैं कि इनका कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए आर वेंकटरमण 1987 से 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, के आर नारायण 97 से 2000, APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्राविधान करे? तो संविधान नंबर जो है 70 जो है यह प्राविधान करता है। या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 में भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स मेनर का है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था? तो ऐसा मानना है
माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन का। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो ऐसा मानते हैं लॉयड एंड सुसान रुडोल्फ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखें। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, ये है S.Y. कुरैशी। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी वर्किंग ए डेमोक्रेटिक, तो ये आपको B.S. राव है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन एक्सपीरियंस, ग्रेनविल ऑस्टिन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रास। यहाँ पे कुछ राज्य दिए हैं, उनसे संबंधित जो है आपके मुख्यमंत्री दिए हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, असम में सर्बानंद सोनोवाल, केरल में पिनराई विजयन और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर हैं। कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, ना कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो ऐसा कौन करता है? P. वर्धन, सॉरी प्रणब वर्धन इनका सही नाम है, प्रणब वर्धन ऐसा करते हैं। भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। ये 3 चरणों की जो बात की थी वो अशोक मेहता ने की थी पंचायती राज के संबंध में। निम्नलिखित वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जाता है? तो आइए देखते हैं। यदि कोई सरकार स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता है, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, संघीय ढांचा विभंग हो गया है, भ्रष्टाचार, तो उपयुक्त चारों विकल्प सही हैं। यहाँ पे कुछ आंदोलन दिए हैं और उनसे संबंधित जो है राज्य दिए हैं। तो आइए देखें। आपका तिभागा आंदोलन कहाँ संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल से। वनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश से। चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा। तो साथियों, चिल्का जो है उड़ीसा की खारे पानी की झील है। यहाँ पे पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? तो देखिए, एक तो इसमें आपका जातिवाद आ जाएगा, दूसरा जो है आपका पॉल आर ब्राइस के अनुसार जो है आपका आ जाएगा इसमें 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 क्या है? पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर। जातिवाद इसमें सम्मिलित नहीं है। लांच प्रिचचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं, और कारण क्या है कि भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। देखिए, मंडल आयोग है, बख्शी आयोग है, हैविनूर आयोग है, लेकिन शाह आयोग जो है पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है। शाह आयोग जो है इमरजेंसी के टाइम में बनाया गया था, और इस समय जो है जो इमरजेंसी के समय में जो जातियाँ की गई थी उसकी जांच के लिए बनाया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में सौंपी थी, और इसका गठन 1975 से 77 के बीच में किया गया था। यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्र का है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था?
तो साथियों ये जो था मेरी पार्कर फाइलेट ने सबसे पहले किया था और इनकी जो रचना थी द न्यू स्टेट 1918, द क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924। सूची ए को सूची 2 से मिलाना। व्यवहारात्मक प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, नौकरशाही, विधिक विवेकशील प्राधिकारी, पारिस्थितिकी, एग्रेरियन, ट्रांजिस्टिया, इंडस्ट्रिया, ये फेडरिक्स का पारिस्थितिकी उपगम है। सामान्य प्रणाली, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है? तो नया लोक प्रबंधन की विशेषता है संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान, प्रबंधन पर ध्यान। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपता के रूप में की? तो ये जो है क्लासिकल सिद्धांतों की आलोचना हर्बर्ट साइमन ने की है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? तो साथियों ये मनोविश्लेषक हैं अब्राहम मैस्लो, इन्होंने कहा था। उनकी जो प्रमुख रचना है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954। हावथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के। तो जो हावथोर्न के प्रयोग या हाथोर्न के जो प्रयोग हैं वो आपके 1920 के दशक के आरंभ के हैं। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? तो साथियों थॉमस कार्लाइल ने जो नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था। नियंत्रण की एकता का अर्थ है, तो नियंत्रण की एकता का अर्थ है साथियों नियंत्रण की एकता का अर्थ यहाँ पे यानी स्पान ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पे कोई भी इसका विकल्प सही नहीं है, इसलिए आयोग ने इसको रद्द कर दिया है। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। तो ये चारों इसमें सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ है? यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तो इससे लेन देन की खर्चे में कमी आती है, इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास के निर्माण में मदद मिलती है। तो साथ ही इसमें जो चौथा है यह बिल्कुल सही है और पांचवा भी सही है और इसका जो पहला विकल्प है वह भी बिल्कुल सही है। पहला विकल्प क्या था? यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में चिन्हित है और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित है। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, ग्लीन स्टार के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती है। तो कथन बिल्कुल सही है और कारण क्या था? वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। नीचे फिर कथन और कारण है। क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन का प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है, सही है। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन में चक्रदंत के रूप में देखता है। कथन और कारण दोनों सही, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, आइए देखते हैं। नियंत्रण की अवधि, पर्यवेक्षण, पदक्रम उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन, प्राधिकार का प्रवाह, नियंत्रण की एकता, एकमात्र बॉस। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में क्या हुआ है? सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र में मजबूती, ये चारों चीज़ें हुई हैं।
स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के बहुत कारण अधिक परिवर्तन हुआ। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत हुआ था दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति के चिंतक भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है, तो ये की है केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी और किसके आधार पर? के संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश के आधार पर। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया है? तो साथियों, द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर जो है आपका संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना 1966 में की गई है। निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? तो ये किया है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रों को स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रमिक है? तो यह आपका है अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो जो इसका अध्याय 4 है वह इस विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। कथन और कारण है, आइए देखते हैं। शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया है। तो यह बिल्कुल सही है। और कारण क्या था कि राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वो कौन से देश हैं? वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर। भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दिल्ली वार्ता भारत और आसियान के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में है, तो यह गलत है। भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बना, तो यह भी सही है। वर्ष 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बनना, यह गलत है। सार्क के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस पर्यवेक्षक हैं, तो यह गलत है। सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और सुदृढ़ करना, यह भी गलत है। भारत 2 बार सार्क के महासचिव बने, भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने, यह सही है। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, यह भी सही है। किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है? तो ऐसा मानते हैं निर्माणवादी। और निर्माणवादी विचारक कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय इसमें है अलेक्जेंडर बेंड, कनेथ वाल्टर, पीटर कनेस्टीन आदि निर्माणवादी विचारक हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए जो कथन है इन पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं कि भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिमी जगत से जुड़ने का एक प्रयास है, तो यह गलत है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहले, सही है। ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों का बचाव करने के लिए चला गया था, तो यह गलत है। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया, यह सही है। सुरक्षा विवादित अवधारणा है, बिल्कुल सही कथन है। सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है और यह कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक का गठन 1960 में रियाद में हुआ है। ओएस चार्टर पर 1948 में हस्ताक्षर किया गया। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है। क्यूबा ओएस का सदस्य है। साथियों, इस प्रश्न को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। नव उदारवादी अपने लाखवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय
साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में से क्या है? प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? तो ये संबंधित है माइकल डायल और ब्रूस रुसेट से संबंधित है। राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं है, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता है, निर्धारित क्षेत्र क्षमता है, स्थायी जनसंख्या इसकी विशेषता है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। जिनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक शस्त्रों का निषेध है। स्टार्ट 2 वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध है। INF 2 वर्गों की भू आधारित मिसाइलों का निषेध है। स्टार्ट फर्स्ट सामरिक शस्त्रों की कटौती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सामूहिक सुरक्षा यथापूर्व स्थिति की रक्षा का लक्ष्य रखती है, सही है। सामूहिक सुरक्षा सांस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है, यह भी सही है। गल्फ संकट 1990-91 का विस्तरण सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग है, यह भी सही है। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति साम्य परिस्थितियों में संगत रहती है, यह गलत है। विचारधाराओं के मार्गोन्थाव वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। यथा स्थित की विचारधारा यह सम्मिलित है। साम्राज्य की विचारधारा यह भी सम्मिलित है। अस्पष्ट विचारधारा यह भी है, लेकिन आधिपत्य की विचारधारा ये उनके वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है? तो प्रचंड सागर या हाई सीज है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र 5 वैश्विक सर्वसामान्यों का हिस्सा है, नहीं है। 5 वैश्विक सर्वसामान्य क्या है? महासागर एवं सागर, साइबर स्पेस, जलवायु व्यवस्था और स्पेस। तो इसमें जो है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। इसका अर्थ सामूहिक सुरक्षा विधि निर्मित करने से है, तो गलत है। सिद्धांत यह रक्षात्मक कूटनीति, सही है। और यह शस्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है, यह भी गलत है। यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा अति स्थायित्व का लक्ष्य करता है, यह भी सही है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यथार्थवाद, राष्ट्र, सही निर्भरता, आर्थिक हित, सही नारीवाद, जेंडर, वैश्विकता, राज्येतर संस्था, ये सही सुमेलित नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और इसमें दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। द रेचिड ऑफ द अर्थ फ्रेंच फैनान की है। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर की है। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन की है। न्यू कॉलोनिज्म दी लास्ट स्टेज ऑफ इम्प्लिज्म जूलियस नायरेरी की रचना नहीं है। इसी के साथ यह वीडियो हमारा समाप्त हुआ। साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।